हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल में बैकर्स। कैसे हैं आप सभी। तो हम लोग पीवाई की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अपने जीएस सेक्शन की बात कर रहे हैं। आज जीएस सेक्शन में भी हम पेपर कौन सा कर रहे हैं, 10 जून 2024 को ये पेपर हुआ है, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कर लिए हैं, 10 ईच वीडियो में। इसकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है, जाके देख सकते हैं। किसी को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर और देखते हैं कि क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताओ। वासुदेव चौहान, पुलकेशिन प्रथम, दंती दुर्ग या फिर गोपाल। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, दंती दुर्ग होगा। क्या होगा, दंती दुर्ग। दंती दुर्ग क्या है आपका, दंती दुर्ग। किसके संस्थापक है दंती दुर्ग, तो दंती दुर्ग संस्थापक होगा किसका, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक है दंती दुर्ग। देखो, दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक है, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। साथ ही साथ जब दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक बना तो उसने अपनी राजधानी बनाई। तो इसकी राजधानी कौन सी थी, ये बात भी आप लोग याद रखना, पूछी जाती है एग्जाम में। इसकी राजधानी कौन सी थी, तो मान्यखेत इसकी राजधानी थी। मान्यखेत, मान्यखेत को इसने अपनी राजधानी बनाया, जो वर्तमान में मालखेत के नाम से है। गांव है वैसे, एक्चुअल में केरल का एक गांव है मालखेत। कहाँ पर हैगा, केरला में। केरला में, ठीक है। अभी भी है ये गांव, मालखेत के नाम से हैगा वर्तमान में। तो इतनी बात आप लोगों मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी दंती दुर्ग के बारे में, ठीक है। तो क्या था, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। अगला क्वेश्चन इससे क्या और बन सकता था। देखो, वासुदेव चौहान का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, गोपाल का भी नहीं है, लेकिन पुलकेशिन प्रथम का इंपॉर्टेंट है। देखो, पुलकेशिन प्रथम ने किस वंश की स्थापना की थी, किसके वंश के संस्थापक है पुलकेशिन प्रथम, बता सकते हो आप लोग। तो चालुक्य वंश के संस्थापक हैं। किसके, चालुक्य वंश के संस्थापक हैं कौन, पुलकेशिन प्रथम। हम लिख लेते हैं यहाँ पर चालुक्य वंश। चालुक्य वंश, ठीक है ना। चालुक्य वंश के संस्थापक कौन है, पुलकेशिन, ठीक है। पुलकेशिन प्रथम हैंगे। पुलकेशिन प्रथम चालुक्य वंश के संस्थापक हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसके बारे में और जानकारी क्या होगी, पुलकेशिन द्वितीय। देखो, हुआ क्या, पुलकेशिन प्रथम का बेटा और उनका ही बेटा, मतलब कि पुलकेशिन प्रथम के पोते का नाम ही पुलकेशिन द्वितीय था। और ये ऐसा होता आया है इतिहास में कि अपने पिता का नाम अपने बेटे का नाम रख दिया और प्रथम और द्वितीय कर दिया। बात क्लियर है ना। पुलकेशिन, पुलकेशिन द्वितीय। अब पुलकेशिन द्वितीय क्यों इंपॉर्टेंट हो रहा है मैं बताता हूँ। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में एहोल अभिलेख में जानकारी, लिखित जानकारी मिलती है। किसके बारे में, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट कई बार पूछा गया है कि एहोल अभिलेख में किसकी जानकारी मिलती है, तो पुलकेशिन द्वितीय की जानकारी मिलती है, लिखित जानकारी मिलती है। तो बात क्लियर है ना। तो यहाँ आप लिख सकते हो एहोल, एहोल अभिलेख, है ना। एहोल अभिलेख किसकी जानकारी देता है, ये पुलकेशिन द्वितीय की जानकारी देता है। तो मेरे हिसाब से इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या क्या जाना, सबसे पहला ये जाना कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे, दंती दुर्ग थे। दंती दुर्ग के साथ हमने उसकी कैपिटल जानी कि कैपिटल कौन सी थी दंती दुर्ग की, तो मान्यखेत इसकी कैपिटल थी, ठीक है, जो फिलहाल केरल में हैगा। मालखेत एक गाँव का नाम है वैसे ये भी। साथ ही साथ हमने जाना कि चालुक्य वंश के संस्थापक कौन है, तो पुलकेशिन प्रथम चालुक्य वंश के संस्थापक थे। और पुलकेशिन द्वितीय के बारे में एहोल अभिलेख में लिखित जानकारी मिलती है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। खैर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है ना। चलिए 1 मिनट में निकाल लूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, देखो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान, 1 मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये नहीं है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संविधान में उल्लेख नहीं करता। 1 मिनट, इसको हटा देते हैं पहले यहाँ से हम लोग, ठीक है। आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संविधान में उल्लेख नहीं करता। तो जरा ऑप्शन को देखो, प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। देखो, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, प्लानिंग कमीशन होगा। प्लानिंग कमीशन के बारे में हमारे संविधान में कहीं कुछ
नहीं दिया गया। बात क्लियर है। अब आ जाओ प्लानिंग कमीशन के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम। प्लानिंग कमीशन, ठीक है, प्लानिंग कमीशन। देखो प्लानिंग कमीशन एक्चुअल में क्या है, ये वही तो है पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना, लेकिन इसे क्या बना दिया है अभी हमने, नीति आयोग बना दिया है, नीति आयोग। और ये नीति आयोग कब से बना है, तो 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग बना है। तो प्लानिंग कमीशन या फिर पंचवर्षीय योजना को कब समाप्त कर दिया गया, 13 अगस्त और 2014 को, 13 अगस्त 2014 को हमने क्या कर दिया, प्लानिंग कमीशन को समाप्त कर दिया और उसके बदले में नीति आयोग को चालू कर दिया। ठीक है, कब से, 1 जनवरी 2015 से। तो इतनी बात मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। साथ ही साथ इसका अध्यक्ष कौन होता है नीति आयोग का, तो प्राइम मिनिस्टर खुद इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, इसे थिंक टैंक के नाम से भी जाना जाता है, थिंक टैंक, थिंक टैंक। तो इस बात को भी याद रखना आप लोग। होता क्या है इसमें एक्चुअल में कि क्या क्या योजनाएं बननी है अगले 5 वर्ष में। ठीक है, क्या क्या योजना बनेंगी अगले 5 वर्ष में, इसके बारे में चर्चा की जाती है। किसमें, नीति आयोग में। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें भी जान लेते हैं। जैसे ऑप्शन ए में आया प्लानिंग कमीशन, इसके बारे में जान लिया। फाइनेंस कमीशन के बारे में जानते हैं। तो फाइनेंस कमीशन के बारे में हमारे आर्टिकल किस में दिया गया है, तो आर्टिकल 280 में दिया गया है फाइनेंस कमीशन। ठीक है, फाइनेंस कमीशन। ठीक है, फाइनेंस कमीशन के बारे में कहाँ दिया गया है, आर्टिकल 280 में, 280। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि आर्टिकल 280 में क्या दिया गया है, हमें फाइनेंस कमीशन के बारे में दिया गया है। अब इसके अन्य ऑप्शन को भी देख लेते हैं। जैसे फाइनेंस कमीशन, तो फाइनेंस कमीशन जो दिया गया है आपका किस आर्टिकल में दिया है, तो आर्टिकल 280 में दिया गया है। याद रखना फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन शॉर्ट में लिख दिया मैंने, आर्टिकल 280 में, आर्टिकल 280 में इसके बारे में दिया गया है। अगर हमसे पूछेगा कि इलेक्शन कमीशन के बारे में किस में दिया गया है, तो आप लोग ये चीज़ भी याद रखेंगे कि आर्टिकल 324 में दिया गया है इलेक्शन कमीशन के बारे में। ईसी इलेक्शन कमीशन, एफसी फाइनेंस कमीशन। बात क्लियर है क्या। साथ ही साथ 4th ऑप्शन और देख लेते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी। तो यूपीएससी के बारे में किस आर्टिकल में दिया गया है, आप लोगों को बता सकते हैं क्या आप लोग। तो यूपीएससी के बारे में दिया गया है आर्टिकल 316 में, आर्टिकल 316 में दिया गया है आपको यूपीएससी के बारे में। तो ये सारी चर्चाएं तो हमारे साथ की गई हैं किस में, हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन नीति आयोग की चर्चा कहीं नहीं की गई। ठीक है, या फिर हम कहें प्लानिंग कमीशन की कहीं भी चर्चा नहीं की गई। तो इतनी बात मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन के साथ क्लियर हो जाती है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारा 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। बात क्लियर है। देखो इसमें क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्न में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी, किसके बारे में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के क्वालिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो ही इज़ द सिटीजन ऑफ इंडिया, तो भाई भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए। ऐसा थोड़ी ना है कि हम मान के चलो कि साउथ अफ्रीका का व्यक्ति यहाँ पर आगे प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ लेगा, इट कांट बी पॉसिबल। ठीक है, अगली बात क्या कही गई है, ही इज़ द कंप्लीटेड एज ऑफ 35 ईयर। बिल्कुल ठीक है, तो प्रेसिडेंट की एज कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर होनी चाहिए। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन होता है, राष्ट्रपति हमारा, इसकी एज कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट ही ठीक होती है। अब देखो प्रेसिडेंट की एज पूछ लिए तो पीएम की एज भी पूछ सकता है कि पीएम की एज कितनी होनी चाहिए मिनिमम। याद रखना 25 वर्ष पीएम की एज होती है। 25 वर्ष पूरी होने के बाद ही कोई पीएम के चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें राज्यसभा की, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए
राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो आप लोग कहेंगे जी 35 वर्ष होनी चाहिए यहाँ पर भी। ठीक है, अगर लोकसभा की बात करेंगे, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। सीएम बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। तो ये आयु आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है हम लोगों को। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, सही नहीं है। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए देखते हैं। मृत्यु त्यागपत्र महाभियोग द्वारा हटाए जाने या अन्य किसी कारण से रिक्त होने पर राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। एक मिनट कहाँ, वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल ठीक है भाई। उपराष्ट्रपति जो है, अगर मान के चलो राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, या फिर उसे हटा दिया जाएगा तो भी उसके हिसाब से ही कार्य करेगा, मतलब कि उसके पद पर काम करेगा। त्यागपत्र देता है अगर राष्ट्रपति, तो भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करता है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन उसने कहा है कि कौन सी सही नहीं है, तो हमें गलत निकालनी है। अगला ऑप्शन देखो, 5 वर्ष, उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। बेहद आसान सी चीज़ है, चलते हैं, ये बात भी सही होती है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा को अपने बहुमत से आधा नहीं है, बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पास करना पड़ता है और उस प्रस्ताव को लोकसभा की सहमति लेनी पड़ती है। बिल्कुल ठीक है कि राज्यसभा में होगा पास और उसके बाद लोकसभा की सहमति लेंगे, उसके बाद ही उपराष्ट्रपति को आप लोग हटा सकते हैं। 4th पे आते हैं, उपराष्ट्रपति लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ये बात एकदम गलत है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, लेकिन लोकसभा का नहीं होगा। बात क्लियर रहेगा आप लोगों को इतनी? तो इस बात को भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगर बात कर रहा है उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति किसका होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। ठीक है, और साथ ही साथ लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। ठीक है, लोकसभा के सदस्य को ही चुनाव किया जाता है और उसमें से ही एक अध्यक्ष बना दिया जाता है, तो ओम बिरला है। और अगर राज्यसभा की बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति उसका ही अध्यक्ष होता है। तो इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार आर्थिक रूप से सक्रिय आयु वर्ग में लिंग अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा है? लिंग अनुपात पूछा गया है। तो देखो 2011 की जनगणना के हिसाब से जो लिंग अनुपात है वो है 944। किसका? इंडिया का। बात क्लियर है? इंडिया का लिंग अनुपात कितना है? 944। अभी लिंग अनुपात किसके आधार पर देखा जाता है? तो मैं आपको बता दूं, 1000, मतलब कि 1000 मेल पर कितनी फीमेल है? 944, 944। ठीक है ना, 1000 पुरुष पर 944 महिलाएं, इसे क्या कहते हैं? हम लिंग अनुपात कहते हैं। तो ये तो ओवरऑल हो गया हमारे पास, किसका? इंडिया का हो गया कि इंडिया का क्या है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं किसका, अगर आपसे ये पूछ लेता कि सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात कहाँ पर है, तो आंसर जो होता आपका होता अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश होता। अरुणाचल प्रदेश का लिंग अनुपात क्या है? तो आप लोग कहेंगे 972। किस पर? 1000 पर। लिंग अनुपात मैंने बताया ना 1000 पर ही देखेंगे। 1000 महिलाएं हैं किस पर? 972 महिलाएं हैं किस पर? 1000 पर। वैसे हम जो लिंग अनुपात देखते हैं ना, जनरली जो देखते हैं 0 से 6 वर्ष तक के आयु का देखते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो अगर आपसे पूछता है कि किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश। अगर हमसे ये पूछ लेता है कि सबसे कम लिंग अनुपात किस में है, तो हरियाणा होगा आंसर, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा। तो यहाँ पर हरियाणा में कितना हैगा? 834 है। 834 किस पर? ये भी 1000 पर ही होगा। बात क्लियर है? अब देखो, अरुणाचल प्रदेश का जान गए, हरियाणा का जान गए, लेकिन आपसे पूछता है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात है, तो वहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार। बात क्लियर है? अंडमान निकोबार में कितना हैगा? 943 हो जाएगा। एक मिनट, मैंने कुछ गलत लिख दिया ना, 968 होगा, 968 होगा, क्योंकि 972 तो अरुणाचल प्रदेश का ही है ना।
देखो अगर आपको मेंशन करके देता है कि राज्य का पूछ रहा है तो आप ये बताएंगे 972 अरुणाचल प्रदेश का। अगर आपको मेंशन करके देता है कि अरुणाचल प्रदेश सॉरी केंद्र शासित प्रदेश का पूछ रहा है तो आपका हो जाएगा अंडमान निकोबार। लेकिन उसने मेंशन ही नहीं किया तो इसका मतलब फिर हम यही लेके चलेंगे। बात क्लियर है। और अगर पूरे देश का पूछेगा तो पूरे देश का ये हो गया। एक मिनट इसको हटा देना सही से। 1972 में महात्मा गांधी ने किसानों को दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करने के लिए प्रेरित करने के लिए चंपारण क्षेत्र की यात्रा की। चंपारण भारत के किस क्षेत्र में है? तो चंपारण देखो आसान सा क्वेश्चन है, चंपारण भारत के बिहार क्षेत्र में है का। बात क्लियर है, बिहार क्षेत्र में। तो इससे और क्या क्या जानकारी मिल सकती है मैं आपको बताता हूँ। देखो मेरे हिसाब से आपको चित्र भी दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? देखो हुआ क्या, 1915 में लंदन से आए हमारे महात्मा गांधी, ठीक है, मुंबई आते हैं और मुंबई में, ठीक है, तो वो देखते हैं अपना बिहार में उन्होंने देखा कि शोषण हो रहा है यहाँ पर। किसका? किसानों का शोषण हो रहा है, जमींदारों पर अत्याचार हो रहा है। तो इसके विरोध में वो खड़े हो जाते हैं और खड़े होने के बाद क्या करते हैं? प्रोटेस्ट करते हैं। कहाँ पर? बिहार में। बात क्लियर है। तो ये कब किया गया था? 1917 में किया गया था, ठीक है, बिहार में किया गया था। तो इतनी बात आप लोगों को याद रखनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कोई क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या दिया गया है। अच्छा 16 तो हो गया ना हमारे पास, 17 की ओर चलते हैं। देखो ब्रिटिश सरकार द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध किस वर्ष लगाया गया? तो देखो सती प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया गया था आपका 1829 में लगाया गया था। इस बात को याद रखना, ठीक है ना। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के, लिख लेते हैं इसको, लॉर्ड विलियम बेंटिक, है ना, इनके द्वारा क्या किया गया था? सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। बेंटिक के द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। अब इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं हम। देखो सती प्रथा था क्या, मैं बताता हूँ कि क्या होता था कि जैसे मान के चलो किसी पुरुष की मृत्यु हो जाती है तो उसकी वाइफ को उसके साथ जला दिया जाता था। यही था सती प्रथा। हुआ क्या कि जब राजा राम मोहन राय विदेश जाते हैं, किसी काम से विदेश गए, और जब वो वापसी लौटते हैं तो उन्होंने ये देखा कि उनके भाई की मृत्यु हो चुकी थी, साथ ही साथ उनकी भाभी को उनके भाई के साथ जला दिया गया। उनके भाभी को उनके भाई के साथ जला दिया गया। तो उन्होंने इसका विरोध किया इन द सेंस, मतलब कि इस प्रथा का विरोध किया और इस प्रथा को ख़त्म करने का फैसला ले लिया। उस समय पर ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से उन्होंने बातचीत की। लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय पर कौन थे? हमारे गवर्नर जनरल थे। इनके द्वारा ही इस पर रोक लगा दी गई। तो मेरे हिसाब से सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। साथ ही साथ बाल विवाह पर्दा पर, इस पर भी इन्होंने क्या किया था? रोक लगाने की कोशिश की थी। किसने? राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। इनकी एक अहम भूमिका रही है भारत में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 करंट अफेयर से आ गया आपका। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 19 जनवरी से 31 जनवरी को हो रहा है 2024 में, है ना। तो तमिलनाडु में हो रहा है। तमिलनाडु के कितने शहरों में हो रहा है? तो आंसर इसका होगा ये 4 शहरों में हो रहा है। तमिलनाडु के कितने शहरों में हो रहा है? 4 शहरों में हो रहा है। कौन कौन से शहर हैं? चेन्नई, मदुरै, तिरुचि, कोयम्बटूर। ये कहाँ है? सारे के सारे तमिलनाडु में हैं। तो मेरी बात आप लोगों को इतनी क्लियर हो गई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 में आप लोगों को क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 फिर से पॉलिटी का आ गया और इसमें जो पूछा गया है, इसको हटा लेंगे में से, इसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आप लोगों को दिख रहे होंगे किसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। तो बताओ कि किसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाओ होगा तो आप लोग वैसे भी कर सकते हो। दिख रहा होगा ऑप्शन में आपको, राजनीतिक दलों का इसमें कोई भी क्या नहीं है, उल्लेख नहीं दिया गया हमारे संविधान में। बात क्लियर है ना। चलिए आ जाओ, इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं। जैसे आर्टिकल 1 से 4 भाग
भाग कौन सा है हमारे पास, भाग 1। देखो आपको मैंने फर्स्ट क्लास में बता दिया था शायद कि टोटल आर्टिकल कितने हैं हमारे पास, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आर्टिकल जो हैंगे हमारे पास 395 आर्टिकल हैं, 395। और कितने पार्ट में, इसके पार्ट कितने हैंगे टोटल इसके पार्ट हैं कितने, 22 भाग हैं। और शेड्यूल कितने हैं इसमें, अनुसूची कितनी है, तो अनुसूचियां हैं कितनी, 12 अनुसूचियां हैं। बात क्लियर है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रहना चाहिए। तो इसी प्रकार से भाग 1 में, पार्ट 1 में, ठीक है ना, पार्ट 1 में, ठीक है, आर्टिकल 1 से 4, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक, 1 से 4 तक क्या कहा गया है, भारत की संरचना के बारे में कहा गया है। किसके बारे में कहा गया है, भारत की संरचना के बारे में कहा गया है। आर्टिकल 1 में, एक मिनट माफ़ी चाहूँगा, आर्टिकल 1 में केंद्र और राज्य के बारे में कहा गया। केंद्र और राज्य के, वो गलती से बोल दिया, ठीक है, केंद्र और राज्य के बारे में कहा गया है, केंद्र और राज्य के बारे में कहा गया है। किसमें, पार्ट ए में, आर्टिकल 1 से 4। बात क्लियर है, तो चलते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या कहा गया है आपसे। अच्छा, भारत की संरचना के बारे में भी जान लेंगे हम। आर्टिकल 79 से लेके आर्टिकल 122, ठीक है, आर्टिकल 79 से। और ये किस पार्ट में आ रहा है, ये पार्ट भी देख लें क्या, चलो पार्ट रहने दो, पार्ट मुश्किल पूछेगा आप लोगों से, सिर्फ आर्टिकल याद रखना। आर्टिकल 79 से 122 भारत की संरचना, लिख ही लो यार, लो पार्ट भी लिख लो, पार्ट भाग 5 में आता है, ठीक है, भाग 5 में, इसको ऐसे लिखेंगे, भाग 5 में, आर्टिकल 79 से 122। बात क्लियर है, तो इसमें भारत की संरचना के बारे में दिया गया है, ठीक है, संरचना के बारे में, ठीक है। तो इतनी जानकारी आप लोगों को मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी। हाँ, एक मौलिक अधिकार के बारे में और जान लेते हैं, मौलिक अधिकार के बारे में और जान लेते हैं, ठीक है। देखो मौलिक अधिकार इंपॉर्टेंट है, वैसे ये इंपॉर्टेंट डाल लेना, भाग 3 में दिया गया है। किस में दिया गया है, भाग 3 में दिया गया है मौलिक अधिकार। और किस आर्टिकल में है, आर्टिकल की बात करेंगे अगर हम तो 12 से 35, आर्टिकल 12 से 35 है, ठीक है ना। तो इतनी बात इस क्वेश्चन से क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। मौलिक अधिकार, ठीक है ना, लिख लेना है इसमें, मौलिक अधिकार दिए गए हैं इसमें, मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से। देखो मौलिक अधिकार समझते हो ना आप लोग कि हमारे जो अधिकार हैं, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, मौलिक अधिकार कहेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन से इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की और देखते हैं कि क्या दिया गया है आपको लास्ट क्वेश्चन में। तो लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पाम ऑयल निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया। तो ये शुरू किया गया है अगस्त 2021 में। पाम ऑयल क्या होता है, ताड़ का तेल होता है, ताड़ का तेल, है ना। तो इसकी खेती को शुरू किया गया, इस पर जोर दिया गया कब, अगस्त 2021 में। तो चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है, बात बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। ये पेपर कंप्लीट हो चुका है। ओके, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ यू।